प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस कर रहे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में हमने 2 वीडियोज आपको अपलोड किए। यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे एनसीईआरटी को, सभी हमने क्लास 12th के अपलोड कर दिए। 3 यूनिट बची हुई उधर और क्लास 11th की 5 यूनिट बची हुई। हमारा प्रयास है कि हम उसे तेज़ी से आपको अपलोड कर दें। बस आप चैनल को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें वीडियो को। आज हम लोग हिंदी मीडियम में करने वाले हैं। आप लोगों के अगर इस पे आपके कमेंट अच्छे आते हैं, आपके लाइक व्यू अच्छे आते हैं, तो इस सीरीज को हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे और टीजीटी के पेपर तक तो कोशिश करेंगे हो जाए। अगर नहीं हो पाएगा तो पीजीटी तक जरूर पूरा कर देंगे। और ये सभी सीरीज आपके जीआईसी में भी हेल्प करेंगी, तो आप जरूर देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बार बार नहीं कहता हूँ, तो एक ही बार कहता हूँ, तो आप जरूर, अगर नए व्यूअर हैं तो जरूर कर लीजिए, आपको लाभ मिलेगा इससे। आने वाले फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए, फ्री प्रोग्राम यहाँ पे आते रहेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। बात नहीं करेंगे वीडियो को, चलिए लगातार आगे बढ़ते हैं। आज मैं जब आपको करा रहा था, ठीक है, 3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आप जाके ढूंढिएगा, मिल जाएगा आपको। एनसीईआरटी में आप 3 क्वेश्चन ढूंढिएगा यूनिट सेकंड के, क्लास 12th के यूनिट सेकंड में। एक 2016 में पूछा गया था कि अंबर का कोड क्या होता है। ठीक, आप जाके ढूंढेंगे, मिल जाएगा। एक पूछा गया था इनिशिएशन कोडान किसे कहते हैं। इनिशिएशन मतलब प्रारंभिक कोडान किसे कहते हैं, वह भी आप जाके ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन 2016 के किस में पूछा गया था, जल्दी बता दीजिए। 2016 का टीजीटी का भी पेपर हुआ 31 को, उसमें पूछा गया था। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था फेनिल कीटोन्यूरिया का, जिसको मैंने आज डबल डोज में आपको करवाया है। यदि आप नहीं देखे होंगे देखिएगा, हालांकि इंग्लिश में, लेकिन जरूर देखिएगा, सुनिएगा। सिर्फ सुनने में सब कुछ हिंदी बोला हूँ तो आपको बहुत लाभ करेगा। ठीक है, देख लीजिएगा, 6 मिनट का वीडियो है, लेकिन एक क्वेश्चन आपका वहां से पक्का मिलेगा, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो वहां पे मैंने देखा कि यूनिट सेकंड के 2 चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, मैं इतनी सारी बुक पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन का फेज अगर हमको चैप्टर वाइज मिल जा रहा है, कम में मिल जा रहा है, तो करना चाहिए, आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। लाइक से भी लोग कर ही चुके हैं, चलिए। पौधे के निम्नलिखित अंगों में कौन सा कायिक प्रजनन के लिए सबसे अधिक अनुकूल है। देखिए, आप जब जनन पढ़ेंगे तो आपकी एनसीईआरटी में 2 प्रकार के जनन के बारे में बताया गया है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। हिंदी में बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप पौधे में बात करने लगते हैं तो आप कहते हैं कि पौधे में कायिक जनन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसे कायिक जनन मतलब काया मीन्स होता है बॉडी, काया मीन्स क्या होता है, शरीर, बॉडी। तो शरीर के हिस्से से जो प्रजनन होता है उसे क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। तो पहले का आंसर आपका क्या होगा, सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन होता, तना होता। कौन होता सबसे ज्यादा उपयुक्त, ये देखिए नीचे नहीं आएगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, चूंकि ये पीडीएफ आपका है तो एकदम ऊपर से कटा हुआ है, तो आपका तना आपका आंसर हो जाता है। बी वाला ऑप्शन आपका कौन सा, तना है, और तना आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अब तने से देखते हैं आलू में होता है, तने से देखते हैं गन्ना में होता है, तने से देखते हैं किस में होता है, दूब में होता है तने से। तो तना जो है आपका सबसे ज्यादा यहाँ पे हेल्पफुल है कायिक प्रजनन के लिए। ठीक है, अजूबा ब्रायोफिल्म की कायिक प्रवर्धन होता है, अजूबा में किस कैसे होता है, तो आप कहेंगे पत्तियों द्वारा होता है। किससे होता है, पत्तियों द्वारा आपका जनन होता है। किसके द्वारा, पत्तियों द्वारा होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जलीय पौधे में कायिक प्रजनन सबसे अधिक तेजी से होता है। कह रहा कौन सा ऐसा जलीय पौधा है जिसमें कायिक प्रजनन सबसे अधिक तेजी से होता है। आपने पढ़ा होगा जलकुंभी के बारे में, ठीक है, वाटर हाइसेंथ। ठीक है, आप जब अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें वाटर हाइसेंथ को बंगाल टेरर के नाम से दिया गया, बंगाल का आतंक नाम से दिया गया। आप पढ़े होंगे शायद, आपको पता होगा। तो ये जलकुंभी। ठीक है, चलिए, शकरकंद या डहेलिया में कायिक जनन कैसे होता है। शकरकंद और डहेलिया में कायिक जनन कैसे होता है। शकरकंद को क्या कहते हैं, स्वीट पोटैटो, शायद यही कहते हैं। तो शकरकंद व डहेलिया में कायिक जनन कैसे होता है, तो आप बताएंगे कैसे होता है, तो आप कहेंगे जड़ों द्वारा होता है। कैसे होता है, जड़ों द्वारा होता है। जी हाँ, आपका किसके द्वारा होता है, जड़ों द्वारा होता है। ठीक है, रोपण विधि में किस पौधे पर कलम लगाई जाती है। अब देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, स्टाक और सियान। तो कह रहा है रोपण विधि में किस पे कलम लगाई जाती है। आपको मैंने जब इंग्लिश वाला क्वेश्चन कराया था तो वहां पे मैंने बताया था कि जो पौधा होता है उसका फल किस पे डिपेंड निर्भर करता है, तो आप कहते थे वहां पे किस पे निर्भर करता है, तो सयान पे निर्भर करता है। लेकिन यहाँ कह रहा है रोपण विधि कलम किस पर लगाई जाती है। कलम, पौधे पर कलम लगाई, जिस पौधे पर कलम लगाई जाती है तो उसको स्टाक कहते हैं, और जिसका कलम लगाया जाता है उसे सियान कहते हैं। तो क्या कहलाएगा, स्टाक कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद निम्न में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन संभव है। निम्न में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन संभव, किसमें कृत्रिम कायिक प्रवर्धन संभव है, तो आप कहेंगे आम में। किसमें, आम में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन संभव है। कलमों के शीर्ष, मैं 1 सेकंड आपको रोकना चाहूंगा।
चलिए यहाँ आप देख लेते हैं, निम्न में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन संभव किसमें? आम में। और उसके बाद कलमों में शीघ्र जड़ें फूटने के लिए लाभकारी हैं, कह रहा है कलमों में शीघ्र जड़ें फूटने के लिए लाभकारी हैं। तो आप कहेंगे कौन सा हार्मोन ऐसा होता है जो जल्दी से जड़ों को मतलब तैयार कर देता है? तो आप कहेंगे एंडोल एस्टिक एसिड। इसका नाम क्या है? एंडोल ब्यूटेरिक, एंडोल एस्टिक एसिड नहीं दिया इसमें, अच्छा एंडोल ब्यूटेरिक अम्ल आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है? सही आंसर हो जाता है ये इसके अकॉर्डिंग, चूंकि एंडोल एस्टिक एसिड नहीं दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है पत्र प्रकलिका। पत्र प्रकलिका उपस्थित होती है किसमें? कह रहे हैं पत्र प्रकलिका उपस्थित होती किसमें? तो आप कहेंगे रतालू में। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया रतालू, जो कि आपका आंसर सही होगा। पत्र प्रकलिका किसमें पाया जाता है? रतालू में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। कायिक जनन में, कायिक जनन में होता है क्या होता है? तो आप बताएंगे कायिक जनन में क्या होता है। देखिए पौधों की शुद्धता बनी रहती है, सही है आपका। उसके बाद पौधे कम समय में उत्पन्न किए जा सकते हैं, ये भी सही है। पौधों से बाह्य साधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, ये भी सही है। सभी कथन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। सूक्ष्म प्रवर्धन माइक्रो प्रोपेगेशन में पौधे कम समय में विकसित होते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पौधों के जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप समान होता है। उसके बाद तीसरा कह रहा है रोग मुक्त पौधे प्राप्त होते हैं। तो कह रहा है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, पौधों में अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां हैं। पौधों में अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां हैं खंडीभवन यानी फ्रेगमेंटेशन, मुकुलन बडिंग, बीजाणु जनन यानी स्पोरुलेशन और ए सभी। तो आप इसका आंसर बताएंगे तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है कौन सा? ए सभी। कौन सा? ए सभी। खंडीभवन यानी फ्रेगमेंटेशन आपका सही है, मुकुलन भी सही है और बीजाणु भवन, ये सभी सही हैं। किसके लिए? आपके अलैंगिक जनन के लिए। सभी अनावृत बीजी पौधे होते हैं, सभी अनावृत बीजी पौधे होते हैं। मुझे लगता है कि सब क्वेश्चन आप जानते हैं, बस रिवीजन करते चलिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, उस पर आप फोकस करके याद कर लीजिए। ठीक है, सभी अनावृत बीजी पौधे होते हैं, कैसे होते हैं? तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाता है आपका विषम बीजाणुक। कैसे होते हैं? विषम बीजाणुक होते हैं। फिर से देखते हैं, सभी अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म पौधे होते हैं, विषम बीजाणुक होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है कायिक जनन में? कह रहा कौन सा कथन असत्य है कायिक जनन में? तो आप बताएंगे पौधे की शुद्धता बनी रहती है। ठीक है, पौधों की उत्पत्ति निश्चित होती है, पौधे कम समय में उत्पन्न किए जा सकते हैं, इस विधि में पौधों की नई जातियां उत्पन्न होती हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा? तो आप कहेंगे इस विधि में पौधों की नई जातियां उत्पन्न की जा सकती हैं। यह जो है आपका असत्य है। क्या है? हमको चूंकि असत्य बताना था, तो असत्य क्या है? पौधों की नई जातियां उत्पन्न की जा सकती हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये कम समय में उत्पन्न हो सकता है, ये भी सही है। शुद्धता बनी रहती है, ये भी सही है। और पौधे की उत्पत्ति निश्चित है, ये भी सब सही है। लेकिन असत्य पूछ रहा कौन सा है? तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए रोपण विधि है। रोपण कौन सी विधि है? तो आप कहेंगे रोपण विधि सियान घटिया नस्ल का एक स्टॉक अच्छी नस्ल का होता है। ठीक, सियान घटिया नस्ल का तथा स्टॉक घटिया नस्ल का होता है। ठीक है, सियान व दूसरा बी वाला कह रहा है सियान बढ़िया नस्ल का व स्टॉक घटिया नस्ल का हो सकता है। ठीक है, ये उसके बाद सी कह रहा है सियान व स्टॉक दोनों घटिया नस्ल के होते हैं, सियान व स्टॉक दोनों की नस्लें अच्छी होती हैं। तो अब आप इसका आंसर करेंगे तो इसका आंसर आपका बी हो जाता है। सियान घटिया नस्ल का होता तथा स्टॉक सॉरी सियान बढ़िया नस्ल का होता है। सियान ऊपर होता है ना, तो ये जैसे ऐसे बनाते हैं, तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये सियान का होता है, जिससे जीनोटाइप फल के निर्भर करते हैं। और ये स्टॉक होता है, तो स्टॉक घटिया नस्ल का होता है, लेकिन सियान क्या होता है? अच्छे नस्ल का होता है, ताकि हमें फल अच्छा मिल सके। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्नता लाने वाले आनुवंशिक संयोजनों को उत्पन्न करता है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विभिन्नता लाने वाले आनुवंशिक संयोजनों को उत्पन्न करता है? आप इसका आंसर बताएंगे तो हो जाता है लैंगिक जनन। कौन? लैंगिक जनन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं? आलू, केला और अदरक में पादपक यानी प्लांटलेट्स रूपांतरित तने में उपस्थित पर्वों से उत्पन्न होते हैं। आपका यही आंसर जो है क्या है? कथन सही नहीं है। आलू, केला और अदरक में पादपक रूपांतरित तने के पर्वों से उत्पन्न होते हैं, जो कि आपका क्या है? सही नहीं है। ठीक, उसके बाद नीचे दिए गए अंतिम क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का, पहले चैप्टर का, नीचे दिए गए 4 कथनों के अध्ययन करके उनमें सही उत्तर के बारे में आपको आंसर करना है। जैव स्पीसीज की परिभाषा अर्नस्ट मेयर ने दी थी। प्रकाश काल का पौधों के जनन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, द्विनाम पद्धति तंत्र आर एच व्हिटकर ने दिया था।
और एक कोश का जीवों के जनन और वृद्धि समानार्थक होते हैं। दो सही कथन बताइए। कह रहा दो सही कथन बताना, कौन से इसमें दो सही हैं। तो आप अगर इसमें देखेंगे तो आपका पहला सही है, जैव स्पीसीज की परिभाषा अर्नेस्ट मेयर ने दिया था, ये आपका सही दिया गया, ये तो आपका सही है। उसके बाद कह रहा है प्रकाश काल में पौधे के जनन पर प्रभाव पड़ता है, नहीं। दो इनाम पद्धति के आर्य छिटकर नहीं दिए थे, आर्य छिटकर 5 जगत पद्धति के बारे में दिए थे, ये भी गलत है आपका। उसके बाद कह एक कोश का जीवों में लैंगिक वृद्धि समार्थक होते, कह रहा है एक कोश का जीवों में जनन और वृद्धि समांतर होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी डी वाला सही है और ए वाला सही, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। चले आगे बढ़ जाएं। उसके बाद अगला प्रश्न आपका आ जाता है। उसके पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बात में कर रहा था 24 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली, एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने की पूरी संभावना, हो सकता है कि अगस्त सितंबर महीने में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाए। मैं आपको बता दूं कि इस टीजीटी के बाद यह टीजीटी का जो पेपर आपका होने वाला है, जिन मित्रों का पेपर बहुत अच्छा होगा, और मैं चाहता हूं सबका हो, लेकिन ये तो कट सत्य है कि भाई सबका कैसे हो सकता है, जितनी सीट हो उतने लोगों का ही सिलेक्शन होगा, तो ठीक है, उतने लोगों का ही सिलेक्शन होता है। तो मैं बात कर रहा था कि उसके बाद एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली, और सरकार चुनाव में जाने से पहले यानी दिसंबर से पहले आपकी टीजीटी की वैकेंसी फाइनल हो जाएगी, फिर टीजीटी के आपके पद आएंगे और फिर टीजीटी बायोलॉजी शामिल किया जाएगा। क्योंकि 70-72 हज़ार बच्चे हैं तो इनको नाराज नहीं करेगी सरकार, 1 लाख लगभग संख्या है, तो इनको सरकार नाराज नहीं करेगी। तो फिर टीजीटी की वैकेंसी आएगी। 2022 की वैकेंसी 2021 में आपको देखने को मिल जाएगी, दिसंबर लास्ट में या जनवरी की फर्स्ट वीक में। तो उसकी तैयारी अभी से करते रहेंगे तो नेक्स्ट ईयर आपने जिन लोगों का सिलेक्शन, जैसे अभी पहली बार पेपर होगा कुछ लोगों का, या किसी की तैयारी किसी कारणवश नहीं हो पाई, कुछ लोग कोविड-19 में सफ़र कर रहे थे, तो इन सब लोगों के लिए 24 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होंगी। आप जरूर देखिएगा, फ्री की क्लासेस हैं, आपको फ्री की हैं लेकिन कंटेंट हल्का नहीं रहेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात नहीं करेंगे, बीच बीच में आ जाता है, पता नहीं क्या, चाहता हूँ बात ना करूँ लेकिन हो जाता है, ठीक है। पुष्पी पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं सॉरी, पुष्पी पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको ये बताना होगा। पुष्पी माफ करिएगा, यहाँ पे बाहर में कोई काम हो रहा है, वो सब कुछ ऐसा पता नहीं क्या पाउडर जैसा उड़ा रहे हैं, क्यों अजीब सी छींक आ रही, ठीक है। चलिए, पुष्पी पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं, ठीक है। पुष्पी पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं, आप कहते हैं नर युग्मक क्या होता है, परागकण होता है। क्या होते हैं, परागकण होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पादपों में असंग जनता, ठीक है, या असंग जनन, यहाँ पर लिखा गया असंग जनन एपोमिक्सिस की खोज की थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके हो जाते हैं असंग जनन। असंग जनन की खोज किसने की थी, एपोमिक्सिस की, जल्दी बता दीजिए। विंकलर ने की थी, किसने की थी, विंकलर ने की थी, किसने की थी, विंकलर ने की थी। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, विंकलर ने की थी। आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, तो जल्दी बता दीजिए इसका आंसर कौन हो जाता है, विंकलर ने की थी, किसने, विंकलर ने की थी, ठीक है। आगे बढ़ जाए, 1908 या 1909 ईस्वी में की थी, ठीक है। परागकोश के सबसे भीतरी स्तर टेपिटम, जिसका मुख्य कार्य होता है, कह रहे देखिए परागकण को अगर आप देखेंगे ना, तो ऐसे 4 लेयर हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे, और फिर ये ऐसे मतलब बना हुआ है, ऐसे बना होता है ना, ऐसे। तो ये 4 लेयर जो होती हैं, इसमें सबसे अंदर की लेयर टेपिटम होती है। तो उसी बात कर रहा है, टेपिटम का काम क्या होता है, तो टेपिटम पोषक तत्व प्रदान करता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना होगा। सूक्ष्म बीजाणुओं के पोषक में सहायता करता है, हाँ, तो आपका आंसर सही है, सूक्ष्म बीजाणुओं के पोषण में क्या करता है, सहायक होता है, ठीक है। पराग नली का क्या कार्य, पराग नली का काम क्या होता है बताइए। नर युग्मक का वाहक भाई, नर युग्मक को लेके जाता है, क्या करता है, नर युग्मक को लेके जाता है। निभाग यानी चला जा, ठीक है, या कैल्जा कुछ लोग पढ़ते हैं, कैल्जा पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, तो निभाग कैल्जा पाया जाता है, कहाँ पे, तो आप बताएंगे कैल्जा कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे बीजांड में, कहाँ पे, बीजांड में पाया जाता है, कहाँ पे, बीजांड में पाया जाता है। आप जानते हैं 2 हिस्सा होता है, एक को कहते हैं हम चलाजा एंड, ठीक है, हम चलाजा पढ़ते हैं तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चलाजा एंड, और एक को कहते हैं माइक्रोपाइलिन, ठीक है। कुछ लोग कैल्जा पढ़ते हैं लेकिन हमको लगता है चलाजा सही होगा, चलाजा एंड और माइक्रोपाइलिन, और बीच में क्या हो जाता है आपका, जल्दी बताइए, इधर भी 3 सेल आ जाती हैं, होती है जो थोड़ा सा मोटा वाला हिस्सा होता है ना अंडे का, वो क्या होता है, चलाजा एंड होता है। तो ये यहाँ पे निभाग पाया जाता है, कहाँ पे, तो आप बताएंगे कहाँ पाया जाता है, बीजांड में पाया जाता है।
भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, आपसे कई बार पूछा गया है। मुझे लगता है कि इसमें भी पूछा गया था शायद 2016 वाले में, नहीं कुछ और पूछा था, किसी के फादर के बारे में पूछा गया था। तो ये हैं आपके प्रोफेसर पी महेश्वरी। कौन है? प्रोफेसर पी महेश्वरी हैं, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। किसी के फादर के बारे में पूछा गया था, आप देखेंगे 2016 का पेपर, तो मुझे याद नहीं आ रहा है। संतरे में बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? संतरे में बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किए थे एंटन वान ल्यूवेनहॉक ने। कौन किया था? एंटन वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। कौन? एंटन वान ल्यूवेनहॉक ने। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता। अच्छा, आप में से कुछ मित्र ऐसे होंगे जो सेंट जोसेफ, सेंट थॉमस, सेंट, ठीक है, अलग अलग, मतलब जो क्रिश्चियन कॉलेज होंगे उस क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाते होंगे। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन मुझे एक चीज़ से थोड़ी सी नाराज़गी है। उस चीज़ की नाराज़गी को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए आपसे शेयर करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं होता। मैं जो चीज़ मन में आता कह देता हूँ। आप जब जाएंगे जो क्रिश्चियन कॉलेज हमारे यहाँ, ठीक है, हो सकता है आप उसमें टीचर हों, तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल होते हैं ना, उन्हें प्रिंसिपल नहीं कहा जाता, ठीक है, उन्हें प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल, गुरुजी कुछ नहीं कहा जाता, बल्कि उन्हें फादर कहा जाता। सारे बच्चे उन्हें फादर कहते हैं, इवन टीचर भी उन्हें फादर कहते हैं। मुझे इस बात से थोड़ा सा एतराज़ है, क्योंकि हमारा पिता दो हो सकते हैं। एक तो हमारा ईश्वर होता है जो हमें जन्म देता है, और एक हमारे माता पिता में से पिता होते हैं जो हमको पैदा करने में सहायक होते हैं, ठीक है, जिनके बॉडी के कुछ कोशिकाओं से हमारा जन्म होता है। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप सबको समझते हैं। अब बात यहाँ पे एक है कि उन्हें हम फादर कहते हैं। अच्छा, एक दो फादर नहीं, सारे बच्चे उन्हें फादर कहते हैं, इवन स्टाफ के भी कुछ सदस्य उन्हें फादर कहते हैं। मुझे जो ऐतराज़ है, और जो टीचर्स होती हैं उन्हें सिस्टर कहा जाता है। मुझे ऐतराज़ इस बात का है कि उन्हें सिस्टर क्यों कहते हैं, उन्हें मदर्स कहें। भाई मदर भी कह सकते हैं ना, उन्हें मदर कहें। तो ये थोड़ा सा मुझे आड़ लगता है कि ये संस्कृत के खिलाफ कहीं ना कहीं चोट है, और एक क्रिश्चियन के लोग आकर के मतलब यहाँ पे चोट करते हैं, ये गलत है। जो हमारे धार्मिक परंपरा है उसको चोट नहीं करना चाहिए। आप स्कूल चला रहे हैं, चलाइए, शिक्षा का आप काम कर रहे हैं, अच्छी बात करिए, लेकिन आप किसी बच्चे के फादर बन जाएंगे, ये थोड़ा सा मुझे आड़ लगता है। मैं आप लोगों को बता दिया इसलिए कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे मैं नहीं बताना चाहता, ठीक है। पौधों में असंग जनता है, मैं इसलिए कह रहा था जितने भी अभी देखिए इसमें जब खोज होती है ना, तो उसमें जैसे एंटन वान ल्यूवेनहॉक आया। अब ल्यूवेनहॉक क्या है, तो मैंने कह दिया कि क्या है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हैं, ठीक है। यहाँ कभी मदर आप किसी की नहीं मदर मिलती, साइंस में किसी की मदर मिली है आपको? अगर कमेंट कर बताइए किसी की मदर मिली हो, कोई डिस्कवरी की मदर मिली है? नहीं मिली है, ठीक है। तो क्यों नहीं मिली है? फादर है तो मदर भी होनी चाहिए ना, मतलब कितना बड़ा पक्षपात है। और ऊपर से ईसाई लोग हम लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हिंदू धर्म में महिलाओं की मान्यता नहीं। मतलब हम महिलाओं के नाम पे 9 दिन का व्रत रखते हैं, ठीक है, उसके बाद महिलाओं की इतनी सारी पूजाएं करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं महिलाओं के पक्ष में करते हैं, ठीक है। माता तब पिता कहते हैं, ठीक है, सीता तब राम कहते हैं, राधा तब कृष्ण कहते हैं। उसके बावजूद हमारे ऊपर आरोप है, और ये इतना बड़ा काम करते हैं ईसाई लोग जो है, मतलब बताइए कि माताओं का कहीं नाम ही नहीं है। तो उनका सही है, हमारा दोषी है, मतलब अजीब विडंबना है। पौधों में असंग जनन है, ठीक है, देखिए यही सब है ना, बात करते करते निकल जाते हैं। पौधों में असंग जनन क्या है, इसको बताइएगा, बात मत करिएगा, गंदी बात है, टाइम पास मत करिए, खाली पढ़िए। पौधों में असंग जनन है, आप बताइए जल्दी से आंसर बता दीजिए। पौधों में असंग जनन है, जल्दी बताइए। यहाँ पे क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, युग्मों के विखंडन द्वारा नए पौधों का जन्म देना। नहीं, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन, अच्छा, अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन के बिना नए पौधे का निर्माण क्या कहलाता है? असंग जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? असंग जनन कहलाता है, एपोमिक्सिस कहलाता है। आंसर आपका बी करेक्ट है, ठीक है। बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत यानी फनकिल जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? बीजांड का वह स्थान जहां पे बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे हीलियम कहते हैं, या नाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिका कहते हैं, ठीक है। द्वि निषेचन का सर्वप्रथम वर्णन किया गया था, द्वि निषेचन का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था? नवासिन ने किया था। किसने? नवासिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा द्वि निषेचन के लिए। आवृतबीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद को प्रदर्शित करते हैं, आवृतबीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद को प्रदर्शित करते हैं, कौन करता है? तो आप कहेंगे कौन करता है? परागकण करते हैं। कौन करता है? परागकण करते हैं। और बीजांड काय बहुभ्रूणता, बीजांड काय बहुभ्रूणता पाई जाती है, बीजांड काय बहुभ्रूणता पाई जाती है संतरे में, आम में, नींबू में, और तो आप कहेंगे इस सब में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? बहुभ्रूणता सब में पाई जाती है। एक ही बीज से बहुत सारे भ्रूण का जन्म लेना क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता कहलाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, बड़ा लंबा चौड़ा हो गया, 1 मिनट इसको छोटा करें थोड़ा सा।
चलिए, एक बीजपत्री मोनोकाटिलिडन में नर युग्मकोद्भिद है। एक बीजपत्री यानी मोनोकाटिलिडन में नर युग्मकोद्भिद मेल गैमीट है। मेल गैमीट क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सूक्ष्म बीजाणु। कौन हो सकते हैं? सूक्ष्म बीजाणु हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? सूक्ष्म बीजाणु हो सकते हैं। 224 सूक्ष्म बीजाणुओं के निर्माण के लिए सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? 224 सूक्ष्म बीजाणुओं के निर्माण के लिए सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? आपको यह बताना कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो आप कहेंगे 224 के लिए अर्धसूत्री विभाजन बताना है। देखिए, इसमें चार, जैसे ए 224 सूक्ष्म बीजाणु बन चुके हैं तो कितनी सेल रही होगी? तो इसमें 4 से भाग दे दीजिए। किसमें? 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20, 2 22 और 4 छक्के 24, 56, 56 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 56 क्या हो जाएगा? आंसर कह रहा कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए थे? 56 मात्र कोशिका में विभाजन होता तो 224, यानी एक मात्र कोशिका से 4 गैमीट बनते हैं तो 4 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, पराग नली की वृद्धि होती है। पराग नली की वृद्धि होती है किसमें? तो आप कहेंगे शीर्ष बिंदु, इसके शीर्ष बिंदु पर पराग नली में की वृद्धि होती है, इसके शीर्ष बिंदु पे होती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा परागकण होता है, परागकण 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने चल रहा हूँ। ठीक है, परागकण 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। एक मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं एक्जाइन मेम्ब्रेन, बाह्य चोल कहा जाता है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? एक्जाइन मेम्ब्रेन को बाह्य चोल कहते हैं, और इसे एंटाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। एंटाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने चलना। एक्जाइन मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो स्पोरोपॉलिनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्पोरोपॉलिनिन की बनी होती है। स्पोरोपॉलिनिन की बनी होती है, जिसके कारण यह किसी भी एंजाइम से, स्पोरोपॉलिनिन किसी भी एंजाइम से डीनेचर नहीं होती, यानी नष्ट नहीं हो सकती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं आपको। जब ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है यानी पॉलन ट्यूब बनाता है, तो पॉलन ग्रेन जो होता है अंदर की सेल यानी एंटाइन मेम्ब्रेन जर्मिनेट करके और पॉलन ट्यूब का निर्माण करती हैं। याद रखिएगा, एंटाइन मेम्ब्रेन डेवलप करके पॉलन ट्यूब का निर्माण करती हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं कह रहा था इसके शीर्ष बिंदु पर। ठीक है, 16 का आंसर करिए। आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है। आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है, तो आप कहेंगे आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर होता है। पुंकेसर किसे कहते हैं? स्टैमेन यानी नर जनन भाग को कहेंगे। नर जननांग हो जाएगा। कौन सा? नर जननांग। आगे बढ़ जाए। टेपिटम है। टेपिटम क्या है? मैंने आपको बताया ना, टेपिटम क्या होता है? वही टेपिटम मेम्ब्रेन पाई जाती है किसमें? जल्दी बताइए। टेपिटम मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाएगी? जो परागकण डेवलप हो रहा है तो उसके अंदर पाई जाती है ना, इसके अंदर वाली मेम्ब्रेन को टेपिटम मेम्ब्रेन कहते हैं। और यह इसको पोषक देती है। जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मेगा सेल होते हैं उसको डेवलपिंग के लिए क्या करती है? न्यूट्रिएंट देने का काम करती है। तो इसमें आपका कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आपका निम्न में से कोई नहीं आपका सही आंसर हो जाता है। चलिए, निम्न में किसमें वर्तिका नली नहीं पाई जाती है? वर्तिका नली नहीं पाई जाती है। वर्तिका मीन्स क्या होता है? वर्तिका नली नहीं पाई जाती है। जल्दी बताइए, 18 का आंसर करिए। कुछ लोगों का नाम वर्तिका भी होगा, तो आप जल्दी बताइएगा, जरूर लाइक और शेयर करिएगा। निम्न में से किसमें वर्तिका नली नहीं पाई जाती है? आंसर बताइए भाई। 18 का क्या होगा? बंद वर्तिका में। किसमें? बंद वर्तिका में। आंसर छोटा सा है। कैप्सुला द्विबीजपत्री पौधे में भ्रूणपोष में परागनली का प्रवेश होता है। कैप्सुला द्विबीजपत्री पौधे में भ्रूणकोश में परागनली का प्रवेश होता है। कहाँ से होता है? आपको यही आंसर बताना है। कहाँ से होता है? बीजांड द्वार से होता है। कहाँ से होता है? बीजांड द्वार भाग से होता है। कहाँ से? बीजांड द्वार भाग से होता है। कहाँ से? बीजांड द्वार भाग से होता है। कैप्सुला के भ्रूण की आकृति होती है। कैप्सुला के भ्रूण की आकृति होती है, कैसी होती है? तो आप कहेंगे हृदयाकार होती है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कैसा होता है? हृदयाकार होता है। ठीक है, कैसा होता है? हार्ट शेप्ड होता है। कैप्सुला में भ्रूणकोश स्थित होता है। कैप्सुला में भ्रूणकोश स्थित होता है कहाँ पे? तो आप कहेंगे बीजांड में। कहाँ पे स्थित होता है? बीजांड में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है कौन सी? तो आप कहेंगे नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है, आप कहेंगे परागकण। कौन सी है? परागकण है। कौन है? परागकण है। और ध्रुवीय केंद्रक संबंधित हैं। ध्रुवीय केंद्रक संबंधित होते हैं किससे? 23 का आंसर करिए। ध्रुवीय केंद्रक संबंधित होते हैं भ्रूणकोश से। किससे? भ्रूणकोश से। उसके बाद पराग नलिका का निभागी प्रवेश पाया जाता है। पराग नलिका का निभागी प्रवेश पाया जाता है किसमें? तो आप कहेंगे केजुएराइना में। किसमें? केजुएराइना में निभागी प्रवेश पाया जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, फिर से मैं पढ़ देता हूँ। पराग नलिका का निभागी प्रवेश पाया जाता है मटर में, कुकुरबिटा में,
केजुराइना में, तो आपका आंसर सही हो जाता है कौन सा, केजुराइना में, ठीक है, याद रखिएगा। बीजांड का निर्माण होता है, बीजांड का निर्माण होता है किससे, तो आप कहेंगे बीजांड से, किससे, बीजांड, बीज का निर्माण होता है किससे, बीज का बीजांड से, बीज का निर्माण किससे होता है, बीजांड से बीज का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में अगुणित कोश क्या है, कौन सी अगुणित कोश क्या है, ठीक है, तो अगुणित कोश का आप बताएंगे कौन सी है, तो आप कहेंगे परागकण जो होता है अगुणित कोश का होता है। देखिए कोशिकाएं अगर अगुणित होती हैं तो स्पर्म हो सकता है, ओवा हो सकता है, अंडाणु हो सकता है, ठीक है, सॉरी स्पर्म हो सकता है, पॉलन ग्रेन हो सकता है, अंडाणु हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परागकण है, पॉलन ग्रेन को क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं, तो आपकी अगुणित कोशिका होती है। पराग नलिका की खोज की थी, पराग नलिका की खोज किसने की थी, आपको इसका आंसर बताना है। तो पराग नलिका की खोज की थी, जल्दी बता दीजिए, एमिसी ने, किसने, एमिसी ने, किसने, एमिसी ने किया थे, किसका, पराग नलिका की खोज। नवासिन ने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद आवृत बीजी पौधे का बीजांड समतुल्य है, आवृत बीजी पौधे का बीजांड समतुल्य किसके, दीर्घ बीजाणुधानी के, किसके, मेगा स्पोरोजेंस, मेगा स्पोरेंजियम के, किसके, दीर्घ बीजाणुधानी के। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें परागकणों के संरचना का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, कह रहा परागकणों की संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पॉलिनोलॉजी कहते हैं। आपका आंसर सही होता है सी वाला, यानी परागुण विज्ञान कहते हैं या पॉलिनोलॉजी कहते हैं। बीजांड द्वार के पराग नलिका में प्रवेश को कहते हैं, बीजांड द्वार के पराग नलिका में प्रवेश को कहते हैं, क्या कहते हैं, अंड द्वारी प्रवेश, क्या कहते हैं, प्रोगैमी कहते हैं, अंड द्वारी प्रवेश कहते हैं। भ्रूणकोश के अंड उपकरण पाया जाता है, भ्रूणकोश में अंड उपकरण पाया जाता है, आप बताएंगे कहाँ पे पाया जाता है, तो आपका आंसर सही हो जाता है ए, बीजांड द्वार की ओर। कहाँ पाया जाता है, बीजांड द्वार की ओर। मैं आपको बता दूं टोटल इसमें 165 से ज़्यादा क्वेश्चन रखे गए हैं, ठीक है, 170-75 क्वेश्चन है नियर अबाउट, और आप पूरा क्वेश्चन करके जाइएगा, 4-5 क्वेश्चन आपका वेटेज है कि आप जरूर पा सकते हैं यहाँ से। दो निषेचन की क्रिया होती है, बहुत तेजी से करेंगे, अभी जल्दी से खत्म हो जाएगा। दो निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है, एक नर युग्मक, हाँ एक क्वेश्चन देखिए, एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन को क्या कहते हैं, हम द्वितीयक निषेचन कहते हैं, और इसमें त्रियन बन जाता है, ठीक है। नाभिका कहलाता है, नाभिका किसे कहते हैं, अभी ऊपर मैंने आपको बताया था, नाभिका कहलाता है बीजांड का बीजांडवृंत से मिलने का स्थान, जहाँ पे बीजांडवृंत और बीजांडकाय आपस में मिलते हैं उसे नाभिका कहा जाता है। बीजांड में नाभिका का स्थान जहाँ से उत्पन्न होते हैं, बीजांड में नाभिका का वह स्थान जहाँ से उत्पन्न होते हैं कौन, तो आप बताएंगे कौन उत्पन्न होते हैं, बाह्य और अंतः, ठीक, बाह्य तथा अंतः अध्यावरण। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है किसके द्वारा, तो आप कहेंगे दीर्घ बीजाणु मातृ कोशिका से, किससे, दीर्घ बीजाणु मातृ कोशिका से। जब बीजांड सीधा ऊर्ध्ववर्ती हो तथा बीजांड वृंत निभाग और बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में हो तो बीजांड कहलाता है, कह रहा बीजांड कैसा कहलाएगा, फिर से देखते हैं। जब बीजांड ऊर्ध्ववर्ती हो, बीजांड वृंत निभाग और बीजांड द्वार एक ही सीधी रेखा में हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए, गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए, तो आप कहेंगे 125। देखिए यहाँ पे 125 दिया गया है, ठीक है। मैं आपको बता दूं ये थोड़ा सा आंसर गलत लग रहा है, मुझे लगता है 25 होना चाहिए, लेकिन 125 दिया गया। ये आपकी डॉक्टर रमेश गुप्ता की बुक में दिया गया है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा चैलेंज नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका आंसर दिया गया कि 100 गेहूँ के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। देखिए अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर जो होगा, एक कोशिका से 100 दाना बनाना है, ठीक, तो 100 तो दाना हो जाएगा, ठीक, 100 दाने की कोशिका हो जाएंगी, और जो अर्धसूत्री विभाजन रहा हुआ होगा 25 रहा हुआ होगा, तो ये टोटल मिलाकर के 125 हो जाएगा। लेकिन मुझे इस पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, मैं इस क्वेश्चन पे ना तो चैलेंज कर रहा हूँ, ना ही मैं इसको गलत कर रहा हूँ, इसको जो है आपके डॉक्टर रमेश गुप्ता की बुक में दिया गया, और आप सब लोग जानते हैं कितनी महत्वपूर्ण ये बुक होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं इसको छोड़ करके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आवृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है, आवृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है, कैसा होता है, तो आप 38 का आंसर बताएंगे, कैसा होता है, त्रिगुणित होता है, कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। मैंने कहा ना कि यानी जुड़ करके 3 यार क्या बनाएंगे, त्रिगुणित संरचना बनाते हैं। ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं, ध्रुवीय केंद्रक कहाँ पाए जाएंगे, 39 का आंसर बताएंगे। ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं भ्रूणकोश में, कहाँ पाए जाते हैं, भ्रूणकोश में पाए जाते हैं। जब बीजांड बीजांडवृंत पर समकोण पर मुड़ा होता है तो बीजांड के इस प्रकार को कहते हैं, कह रहा जब बीजांड बीजांडवृंत पर समकोण पर मुड़ा होता है तो बीजांड के इस प्रकार को क्या कहते हैं, इस प्रकार को कहा जाता है हेमीट्रॉपस, क्या कहते हैं, हेमीट्रॉपस कहा जाता है। द्वितीयक केंद्रक का निर्माण होता है, द्वितीयक केंद्रक का निर्माण कहाँ होता था, आप कहेंगे 2 ध्रुवीय केंद्रकों के संयोजन से,
दो ध्रुवीय केंद्रकों के संयोजन से होता है। खुली वर्तिका पाई जाती है, खुली वर्तिका किस में पाई जाती है, तो आप कहेंगे खुली वर्तिका पाई जाती है। 42 का आंसर करेंगे। खुली वर्तिका पाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में हम इसको रखते हैं। पापावरेसी कुल के पौधों में खुली वर्तिका पाई जाती है, पापावरेसी कुल के पौधों में। याद रखिएगा, आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया जाए। नर युग्मक तथा द्वितीयक केंद्रक के संयोजन से बनता है, नर युग्मक तथा द्वितीयक केंद्रक के संयोजन से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था नर युग्मक तथा द्वितीयक केंद्रक के संयोजन से बनता, तो आप आंसर करेंगे 43 का। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा भ्रूणपोष केंद्रक में, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में। ठीक है, द्विनिषेचन किसकी विशेषता है, द्विनिषेचन विशेषता है किसकी, तो आप बताएंगे 44 का आंसर कैप्सुला की। द्विनिषेचन किसकी विशेषता, तो आप कहेंगे कैप्सुला की विशेषता है। भ्रूणकोश में स्थित द्वितीयक केंद्रक से नर युग्मक का संयोजन कहलाता है। कह रहा भ्रूणकोश में स्थित द्वितीयक केंद्रक से नर युग्मक का संयोजन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे त्रिसंलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिसंलयन कहलाता है। और क्रिया क्या हो जाती है, डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। निषेचन के पश्चात बीजांडकाय प्रायः समाप्त हो जाते हैं, परंतु कभी कभी पतली परत के रूप में बचे रह जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो आप इसको बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाता है, परिभ्रूणपोष कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं, परिभ्रूणपोष कहते हैं। कैप्सुला में पाया जाता है, कैप्सुला में क्या पाया जाता है, कैप्सुला में केंद्रकी भ्रूणपोष, कैप्सुला में क्या पाया जाता है, केंद्रकी भ्रूणपोष पाए जाते हैं। निषेचन के बाद बीजांड द्वार, निषेचन के बाद बीजांड द्वार कैसा होता है, निषेचन के बाद बीजांड द्वार, तो 48 में आप बताएंगे बीजांड द्वार के रूप में रहता है, बीजांड द्वार के रूप में रहता है। निलंबन सस्पेंसर की सबसे ऊपरी कोशिका को कहते हैं, निलंबक सस्पेंसर की सबसे ऊपरी कोशिका को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे हेस्टोरियल कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, हेस्टोरियल कोशिका कहते हैं। कैप्सुला में निषेचन क्रिया में होता है, कैप्सुला के निषेचन क्रिया में होता है, क्या होता है, द्वितीयक और त्रिसमेकन, द्विनिषेचन और त्रिसमेकन होता है। त्रिगुणित संरचना होती है, त्रिगुणित रचना होती है, किसमें होती है, तो आप बताएंगे त्रिगुणित रचना होती है। 51 का आंसर कर दीजिए, किसमें होती है, त्रिगुणित रचना होती है। जल्दी से बता दीजिए 51 का आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में। कहाँ पे, आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में। निषेचन के बाद बीजांड के अंतः अध्यावरण से बनता है, निषेचन के बाद बीजांड के अंतः अध्यावरण से बनता है, क्या बनता है, तो आप कहेंगे 52 का आंसर बताइए कौन सा होगा, अंतः कवच बनता है। क्या बनता है, अंतः कवच बनता है। बीज चोल या एरिल लीची में खाए जाने वाला भाग संरचनात्मक दृष्टि से है, कह रहा बीज चोल या एरिल जिसे कहते हैं लीची का खाने वाला भाग होता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है पहले के पेपर में, हालांकि अब पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बदल गया है। तो संरचनात्मक दृष्टि से क्या है, तो आप इसका आंसर करेंगे संरचनात्मक दृष्टि से क्या है, तो आप कहेंगे बीजांड वृंत से उत्पन्न मांसल ऊतक। अरंडी के बीज में बीजांड द्वार के चारों ओर स्थित सफेद अतिवृद्ध को कहते हैं, अरंडी के बीज में बीजांड द्वार के चारों ओर स्थित सफेद अतिवृद्ध को क्या कहते हैं, तो इसका बताएंगे 54 का आंसर। तो 54 का आंसर क्या हो जाता है, आपको बीज चोलक कहते हैं। क्या कहते हैं, बीज चोलक कहते हैं। अभ्रूणपोषी बीजों में भोजन संचित रहता है, अभ्रूणपोषी बीजों में भोजन संचित रहता है, किसमें, तो आप कहेंगे 55 का आप आंसर बता दीजिए, किसमें रहता है, बीज पत्रों में रहता है। किसमें रहता है, बीज पत्रों में रहता है। निम्न में से किस ऊतक में वसा संचित रहती है, निम्न में से किस ऊतक में वसा संचित रहती है, नारियल के भ्रूणकोश में। किसमें, नारियल के भ्रूणकोश में। यदि किसी पौधे की पत्ती को कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संरचना 14 है, यदि किसी पौधों की पत्ती की कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या 14 है, तो उसके नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक और भ्रूणकोश में यह संख्या क्रमशः होगी, तो क्या होगी, कह रहा नर युग्मक में, द्वितीयक केंद्रक में और भ्रूणपोष में यह संख्या कितनी होगी, तो आप इसको बताएंगे 7, 21, 14। तो जल्दी बता दिए कितनी होगी, तो 57 का आंसर बता दिए, 7, 14, 21 क्या होगी, 7, 14, 21 आपका सही आंसर होगा। चलिए, एक परागकोश में परागधानियों की संख्या होती है, एक परागकोश में परागधानियों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती। क्या होती है, 4 होती। क्या होती, 4 होती। संयुक्त परागकण पाए जाते हैं, संयुक्त परागकण कहाँ पाए जाते हैं, 59 का आपका आंसर बताना, कहाँ पाए जाते हैं, टाइफा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, टाइफा में पाए जाते हैं। आवरण रहित बीजांड पाया जाता है, आवरण रहित बीजांड पाया जाता है चंदन में। कहाँ पे पाया जाता है, चंदन में पाया जाता है। आवरण रहित बीजांड पाया जाता है चंदन में। जब बीजांड वृंत लंबा होकर के बीजांड के चारों ओर से घेरे रहता है, तो बीजांड का यह प्रकार कहलाता है। कह रहा है जब बीजांड वृंत लंबा होकर के बीजांड को चारों ओर से घेरे रहता है, तो बीजांड का यह प्रकार क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे यह प्रकार क्या कहलाता है, सरसिनोट्रोपस ओव्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है, सरसिनोट्रोपस ओव्यूल कहलाता है।
भ्रूणपोष के प्रतिमुख यानी एंटीपोडल एंड पर स्थित कोशिका होती है। भ्रूणपोष के प्रतिमुख यानी कोशिका एंटीपोडल कोशिका स्थित होती है कहाँ पे? तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? निभाग की ओर। किधर? निभाग की ओर। परागकण में होते हैं। परागकण में क्या होते हैं? तो आप बताएंगे 63 का आंसर बता दीजिए। परागकण में होते हैं एक जनन कोशिका व एक नलिका कोशिका। परागकण में क्या होते हैं? एक जनन कोशिका व एक नलिका कोशिका। नर युग्मक तथा अंड या मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं। नर युग्मक तथा अंड या मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं, क्या कहते हैं? 64 का आंसर बताएंगे आप। क्या कहते हैं? उभय मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? उभय मिश्रण कहते हैं। कभी कभी भ्रूण का निर्माण युग्मनज से न होकर के बीजांडकाय या अध्यवरणों से होता है, इसे कहते हैं। कभी कभी भ्रूण का निर्माण युग्मनजों से न होकर के बीजांडकाय या अध्यवरणों से होता है, इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? 65 का आंसर बताना आपको। इसे क्या कहते हैं? तो आप बता दीजिए 65 का आंसर क्या होगा आपका। एक सेकंड रुक जाइए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका। तो कभी कभी भ्रूण का निर्माण युग्मनज से ना होकर के बीजांडकाय या अध्यवरणों से होता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो आप 65 का आंसर बता दीजिए। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। क्या कहते हैं? अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। एडवेंटिव एम्ब्रियोनिक कहते हैं। परागकण की बाह्य भित्ति यानी एक्जाइन तथा अंतःभित्ति एंटाइन क्रमशः बनी होती हैं। तो एक्जाइन किसकी बनी होती है? तो आपको मैंने बताया स्पोरोपॉलिनिन की, और एंटाइन बनी होती पेक्टोसेलुलोज की बनी होती। किसकी बनी होती? पेक्टोसेलुलोज की बनी होती। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। भ्रूणपोष में सहायक कोशिका होती है। भ्रूणपोष में सहायक कोशिका होती है, क्या होती है? अंड कोशिका होती है। अंड कोशिका के इधर उधर क्या होती है? सहायक कोशिका अंड कोशिका के इधर उधर। इस एक परागकोश में कुल 2 परागधानियां होती हैं। एक परागकोश में कुल 2 परागधानियां होती हैं। तो इसका आंसर बताना है आपका क्या होगा? मालवेसी कुल के पौधों में एक परागकोश में कुल 2 परागधानियां होती हैं मालवेसी कुल के पौधों में। परागकण में भ्रूणपोष पर प्रभाव को कहते हैं। परागकण के भ्रूणपोष पर प्रभाव को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे क्या कहते हैं? जल्दी बता दीजिए। जीनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनिया कहते हैं। और उसके बाद भ्रूणकोश केंद्रक में प्रथम विभाजन के बाद भित्त निर्माण हो जाता है, जिसके बाद के विभाजनों में भित्त नहीं होती। ऐसे भ्रूणकोश के प्रकार को कहते हैं। ऐसे भ्रूणकोश के प्रकार को कहते हैं हेलोबियल भ्रूणकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोबियल कहते हैं। अंतःसूत्री विभाजन द्वारा टेप्टम की कोशिकाएं हो जाती हैं। अंतःसूत्री विभाजन द्वारा टेप्टम की कोशिकाएं हो जाती हैं। आप बता दिए जल्दी से। बहुगुणित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? बहुगुणित हो जाती हैं। कुछ पौधों में सभी सूक्ष्म जीवाणुओं का परागकण मिलकर एक विशेष रचना पॉलिनियम बनाते हैं। यह रचना पाई जाती है, क्या पाई जाती है? यह रचना पाई जाती है 72 का आंसर करेंगे। किसमें पाई जाती है? मदार में। कहाँ पाई जाती है? मदार की कोशिकाओं में। एक अध्यावरणी बीजांड पाया जाता है। एक अध्यावरणी बीजांड पाया जाता है, जल्दी बता दीजिए कहाँ पे? सूरजमुखी में। एक अध्यावरणी बीजांड पाया जाता है कहाँ पे? सूरजमुखी में। दीर्घ बीजाणुजनन यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस की क्रिया में दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के बने 4 दीर्घ बीजाणुओं में से 3 नष्ट हो जाते हैं, एक क्रियाशील रहता है। प्रायः यह क्या है? तो प्रायः यह क्या होता है? जो बचा रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे बीजांड द्वार की ओर कहते हैं। कहते हैं कहाँ बचा रहता है? बीजांड द्वार की ओर बचा रहता है। और सूरजमुखी में पाया जाता है। सूरजमुखी में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो आप कहेंगे स्वपरागण और परपरागण दोनों पाया जाता है। सूरजमुखी में स्वपरागण और परपरागण दोनों पाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, जल्दी से बता दीजिए। सेल्बिया में परागण होता कीटों द्वारा। सेल्बिया में परागण होता किसके द्वारा होता? कीटों द्वारा। सेल्बिया में परागण कैसा होता? कीटों द्वारा होता है। घोघे द्वारा परागण होता है। घोघे द्वारा परागण कहाँ पर होता है? जिसे आप कहते हैं घोघा, यानी क्या कहते हैं? पाइला। पाइला द्वारा परागण कहाँ होता है? 77 का आंसर बताना है। तो पाइला द्वारा परागण कहाँ होता है? जमीकंद में। कहाँ पे? जमीकंद में, याद रखिएगा। स्वपरागण पाया जाता है। स्वपरागण पाया जाता है 78 के सी में, खट्टी बूटी में। किसमें? खट्टी बूटी में, यानी सेल्फ पॉलिनेशन खट्टी बूटी में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मक्का में परागण होता है? किसके द्वारा मक्का में परागण होता है? तो आप कहेंगे वायु द्वारा होता है। एनिमोफिली कहते हैं, वायु द्वारा होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण पाया जाता है? किसमें कीट परागण पाया जाता है? तो आप कहेंगे किसमें कीट परागण पाया जाता है? अंजीर में। किसमें पाया जाता है? अंजीर में पाया जाता है। अंड उपकरण बनता है। अंड उपकरण बनता है किसमें? तो आप कहेंगे अंड उपकरण बनता है अंड व सहायक कोशिकाओं से। अंड व सहायक कोशिकाओं से। पुष्प के सहायक चक्र हैं। पुष्प के सहायक चक्र हैं कौन से? तो आप कहेंगे बाह्य दल और दलपुंज। बाह्य दल पुंज और दलपुंज। निषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं? निषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं? ऑप्शन आपका आपके सामने है। निषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं? तो आप कहेंगे कितने केंद्रक भाग लेते हैं? आपका आंसर क्या हो जाता है? 83 का आंसर बता दीजिए। निषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं? 5।
आगे बढ़ जाइए। निम्न में से द्विबीजपत्री भ्रूणपोष बीज है, निम्न में से द्विबीजपत्री भ्रूणपोष बीज है, आपका आंसर इसमें गलत दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम काट करके आगे बढ़ जाएंगे, हम चैलेंज नहीं कर सकते भाई इतनी बड़ी बुक पे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन आपका है कौन सा, आप बताएंगे इसका आंसर आपका क्या कहते हैं 84 का। निम्न में द्विबीजपत्री भ्रूणपोष बीज है कहाँ पे, तो आप कहेंगे 84 का आंसर क्या होगा, तो आपका अरंडी में। किसमें, अरंडी में। परिभ्रूणपोष निम्न में से किसका शेष बचा भाग है, परिभ्रूणपोष निम्न में से किसका शेष बचा भाग है, तो आप कहेंगे बीजांडकाय का। ठीक है, मक्का के भुट्टे में लंबे रेशम बाल हैं, मक्का के भुट्टे में लंबे रेशम जैसे बाल कैसे क्या होते हैं, तो आप कहेंगे लंबी वर्तिका और परागकणों को ग्रहण करने में सहायक होती हैं, लंबी वर्तिका होती हैं और परागकणों को ग्रहण करने में सहायक होती हैं। परागकण की भीतरी परत निम्न में से किसकी बनी होती है, परागकण की भीतरी परत किसको, पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, किसकी, पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। और बाहरी परत किसकी, स्पोरोपालिनिन की बनी होती है, किसकी, स्पोरोपालिनिन की बाहरी परत, और अंतः परत पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। एक बीजपत्री भ्रूण में बीजपत्र की स्थिति क्या होती है, एक बीजपत्री भ्रूण में बीजपत्र की स्थिति क्या होती है, आप जल्दी बता दीजिए क्या होती है, तो आप कहेंगे पार्श्व होती। कैसे होती है, पार्श्व दिशा में होती है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। 15 पीडीएफ है और 10 पीडीएफ पे हम हैं। ठीक है, तो तेजी से चलेंगे ताकि सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, और सभी प्रश्नों को करके जाइएगा, बीच में छोड़िएगा मत। निम्नलिखित, आगे बढ़ जाते हैं। द्विगुणित द्वियन दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका से सीधे ही द्विगुणित भ्रूण कोष के निर्माण को कहते हैं, द्विगुणित भ्रूण कोष के निर्माण को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आप 89 का आंसर बताएंगे। क्या कहते हैं, द्विगुणित बीजाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगुणित बीजाणुकता कहते हैं। भ्रूणपोषित द्विबीजपत्री बीज में बीजचोल के बनने में निम्न में से किसका योगदान होता है, बनने में निम्न में से किसका योगदान होता है, तो अध्यावरणी का होता है। किसका होता है, अध्यावरण का होता है। मकरंद उत्पन्न करने वाले पुष्प होते हैं, मकरंद उत्पन्न करने वाले पुष्प होते हैं, तो आप कहेंगे कीट परागित। मकरंद उत्पन्न करने वाले पुष्प होते हैं, कीट परागित होते हैं। सबसे अधिक प्रतिरोधी जैविक पदार्थ है, सबसे अधिक प्रतिरोधी जैविक पदार्थ है कौन है, स्पोरोपालिनिन, जिसे किसी भी एंजाइम से तोड़ा नहीं जा सकता। कीट परागित पुष्पों का परागण होता है, कीट परागित पुष्पों का परागण होता है। कैसा होता है, तो 93 का आंसर बता दीजिए कैसा होता है। 93 का मैंने बताया, हल्के और चिपचिपे होते हैं। ठीक है, एक परिपक्व भ्रूणकोश में केंद्रीय कोशिका होती है, एक परिपक्व भ्रूणकोश में केंद्रीय कोशिका होती, कैसी होती, तो आप कहेंगे द्विकेंद्र की होती। कैसी होती, द्विकेंद्र की होती है। परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, परागकण मात्र कोशिका में द्विकेंद्रकों की संख्या होती, कैसी होती, दुगुणित होती। कैसी होती, दुगुणित होती है। अधिकांश आवृत्तबीजी पादपों में, अधिकांश आवृत्तबीजी पादपों में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन गुण बीजाणु मात्र कोशिकाओं में होती है। अर्धसूत्री विभाजन गुण बीजाणु मात्र कोशिकाओं में होती है। जल हायसिंथ और जल कुमुदनी में परागण किसके द्वारा होता है, जल हायसिंथ और जल कुमुदनी में परागण किसके द्वारा होता है, तो आप बताएंगे किसके द्वारा होता है, जल्दी बता दें, कीट या पवन द्वारा होता है। किसके द्वारा, कीट या पवन द्वारा होता है। आवृत्तबीजी पादपों का बीजांड तकनीकी रूप से किसके समकक्ष होता है, आवृत्तबीजी पादपों का बीजांड तकनीकी रूप से किसके समकक्ष होता है, तो आप बताएंगे 98 का आंसर बता दीजिए, गुर बीजाणुधानी के। किसके समकक्ष होता है, गुर बीजाणुधानी के समकक्ष होता है। पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है, पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है, क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे बीजांड में प्रवेश क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। निभागी युग्मन, अंडद्वारी युग्मनज, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बहुभ्रूणता किसने खोजी थी, बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहाक ने। बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहाक द्वारा की गई थी। और बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत से जुड़ा होता है उसे कहते हैं, बीजांड का वह स्थान जहाँ से बीजांड वृंत जुड़ा होता है, ऐसे भाग को क्या कहते हैं, ऐसे भाग को क्या कहा जाता है, तो आपने कई बार देखा, ऐसे भाग को क्या कहते हैं, नाभिका या हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिका या हाइलम कहते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर लाइक नहीं किए अभी तक तो। आपके 2 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ, 2 चैप्टर आपका बचा है, एक मानव जनन का बचा है और जनन और स्वास्थ्य का। ठीक है, 5 पीडीएफ आपके और बचे हैं, तो इनको तेज़ी से हम खत्म करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तो आप ज़रूर करके जाइएगा, छोड़िएगा मत बीच में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पीडीएफ आपका लगाते हैं और अगले पीडीएफ के क्वेश्चन आंसर को करते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी क्वेश्चन आंसर को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पीडीएफ की तरफ बढ़ जाते हैं। आपका पीडीएफ आ गया आपके सामने। मनुष्य में भ्रूणी विकास की प्रवस्थाओं का क्रम है, मनुष्य में भ्रूणी विकास के प्रवस्थाओं का क्रम है, क्या होगा, तो आप कहेंगे युग्मनज अर्थात जाइगोट, विदलन, ब्लास्टुला और गैस्टुला। कह रहा है युग्मनज अर्थात जाइगोट, विदलन, ब्लास्टुला और गैस्टुला। ठीक है, मनुष्य में तंत्रिका कोशिकाओं, मस्तिष्क व पूर्ण तंत्रिका तंत्र का विकास किससे होता है, मनुष्य में तंत्रिका कोशिकाओं, मस्तिष्क व पूर्ण तंत्रिका तंत्र का विकास
किससे होता है, तो आप बताएंगे किससे होता है, तो आप कहेंगे एक्टोडर्म द्वारा होता है। किससे होता है, एक्टोडर्म द्वारा होता है। ब्लास्टोसील के बनने में भ्रूण बन जाता है, ब्लास्टोसील के बनने से भ्रूण बन जाता है, ब्लास्टोसील के बनने से भ्रूण बन जाता है। कैसा, तो आप कहेंगे ब्लास्टुला जैसा बन जाता है। कैसा बन जाता है, ब्लास्टुला जैसा। और निम्न में से किसके परिसंचरण एवं उत्सर्जन तंत्रों का विकास होता है, निम्न में से किसके परिसंचरण व उत्सर्जी तंत्रों का विकास होता है, तो आप बताएंगे 4 का कौन सा होगा, मेजोडर्म आपका सही आंसर हो जाता है। पृष्ठरज्जु अर्थात नोटोकॉर्ड और बाद में इसके स्थान पर कशेरुकदंड बनती है। पृष्ठरज्जु अर्थात नोटोकॉर्ड और बाद में इसके स्थान पर कशेरुकदंड बनती है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, तो आप कहेंगे मेजोडर्म होगा। क्या होगा, मेजोडर्म से। और भ्रूणी विकास की किस प्रवस्था को कोशिकाओं को कोरक खंड कहते हैं, भ्रूणी विकास की किस प्रवस्था को कोशिकाओं को कोरक खंड कहते हैं, क्या कहते हैं, कोरक खंड कहते हैं, तो आप कहेंगे मारुला को। किसको, मारुला को कोरक खंड कहते हैं। सतही विदलन किस प्रकार के अंडे से बने जाइगोट में होता है, सतही विदलन किस प्रकार के अंडे से बने जाइगोट में होता है, तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या सही होगा, इसका आंसर सही हो जाता है केंद्र पीतकी में। किसमें, केंद्र पीतकी में। ग्राफिकन पुट्टिकाएँ कहाँ होती हैं, ग्राफिकन पुट्टिकाएँ कहाँ होती हैं, तो आप कहेंगे ग्राफिकन पुट्टिकाएँ स्त्री के अंडाशय में होती हैं। कहाँ होती हैं, स्त्री के अंडाशय में होती हैं। यदि पुरुष में शुक्रवाहिनियों को काट दें या काट कर हटा दें तो, यदि पुरुष में शुक्रवाहिनियों को काट दें या काट कर हटा दें तो क्या होगा, तो कह रहे हैं यदि पुरुष में शुक्रवाहिनियों को काट दें या काट करके हटा दें तो उसको क्या कहते हैं, वीर्य में शुक्राणु नहीं बनेंगे। क्या होंगे, वीर्य में शुक्राणु नहीं बनेंगे। ठीक है। उसके बाद स्तनियों के अंडों में पीत, स्तनियों के अंडों में पीत क्या होगा, स्तनियों के अंडों में पीत बहुत कम होता है या नहीं के बराबर होता है। कह रहा बहुत कम होता है या तो नहीं के बराबर होता है। स्त्री में संसेचन यानी निषेचन कहाँ पर होता है, स्त्री में निषेचन कहाँ पर होता है, तो आप कहेंगे गर्भाशय में, योनि में, अंडवाहिनी में या अंडाशय में, तो आपका आंसर कहाँ होगा, अंडवाहिनी में होता है। कहाँ होता है, अंडवाहिनी में होता है। परिवर्ती लैंगिक लक्षण इनमें कौन सा है, परिवर्ती लैंगिक लक्षण इनमें कौन सा है, तो आप बताएंगे 12 का सी आपका आंसर हो जाएगा, स्तन। परिवर्ती लैंगिक लक्षण इनमें से कौन सा है, तो आप कहेंगे स्तन है। उसके बाद सर्टोली की कोशिका कहाँ होती हैं, सर्टोली की कोशिका कहाँ होती हैं, आप आंसर बताएंगे सर्टोली की कोशिका वृषण में होती है। कहाँ पे होती हैं, वृषण में होती हैं। कहाँ पे होती हैं, वृषण में होती हैं। ठीक है। लेडी की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, लेडी की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे वृषणों में पाई जाती हैं। लेडी की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, वृषणों में। स्त्रियों में अंडाशय के डिंबाणु से मुक्त होने की क्रिया को कहते हैं, स्त्रियों में अंडाशय के डिंबाणु से मुक्त होने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी बता दीजिए, क्या कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है, कार्पस ल्यूटियम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कार्पस ल्यूटियम द्वारा होता है। स्त्री का भगशिशन अर्थात क्लिटोरिस होता है, स्त्री का भगशिशन अर्थात क्लिटोरिस होता है नर के शिशन के समजात, नर के शिशन के समजात होता है। स्त्रियों में अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफिकन पुट्टिका के फट जाने पर कौन सी संरचना बनती है, स्त्रियों में अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफिकन पुट्टिका के फट जाने पर कौन सी संरचना बनती है, तो आप कहेंगे कौन सी संरचना बनती है, तो आप कहेंगे कार्पस ल्यूटियम। कौन सी संरचना बनती, कार्पस ल्यूटियम। सर्टोली की कोशिकाएं होती हैं, सर्टोली की कोशिकाएं होती हैं कहाँ पे, तो आप कहेंगे सर्टोली की कोशिकाएं होती हैं वृषणों में विकासशील शुक्राणुओं को पोषण करती हैं, वृषणों में विकासशील शुक्राणुओं का पोषण करती हैं। डिम्बोत्सर्ग किस हार्मोन के नियंत्रण में होता है, डिम्बोत्सर्ग किस हार्मोन के नियंत्रण में होता है, तो आप कहेंगे किस हार्मोन के नियंत्रण में होता है, तो FSH और LH हार्मोन के। ठीक है। मनुष्य में अंडाणु होते हैं, मनुष्य में अंडाणु होते हैं कैसे, तो मनुष्य में अंडाणु होते हैं अपीतकी। कैसे होते हैं, अपीतकी होते हैं। पुरुष के वृषणों में नर हार्मोन्स का स्रावण करने वाली कोशिकाएं हैं, पुरुष के वृषणों में नर हार्मोन्स का स्रावण करने वाली कोशिकाएं होती हैं कौन सी, लेडी की कोशिकाएं। कौन सी, लेडी की कोशिकाएं। अंडोत्सर्ग के बाद अंडाशयी पुट्टिका में कार्पस ल्यूटियम नामक रचना किससे बनती है, किसमें बनती है, तो आप बताएंगे 23 का आपको आंसर करना होगा, स्त्री में। किसमें बनती है, स्त्री में। मैथुन के समय यौन को चिकना बनाने हेतु एक क्षारीय द्रव का स्रावण करने वाली ग्रंथि है, मैथुन के समय यौन को चिकना बनाने हेतु एक क्षारीय द्रव का स्रावण करने वाली ग्रंथि क्या होती, तो आप बताएंगे 24 का एक कार्पस ल्यूटियम होता है। कौन सा होता है, कार्पस ल्यूटियम होता है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। हाँ, अंडाणु का निषेचन ना पाए, अंडाणु का निषेचन ना हो पाए कार्पस ल्यूटियम, तो अंडाणु का निषेचन ना हो पाए तो कार्पस ल्यूटियम, तो आप कहेंगे कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा, कार्पस एल्बुकेंस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, कार्पस एल्बुकेंस में बदल जाता है। शुक्रवाहक उच्छेदन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कह रहा शुक्रवाहक उच्छेदन के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो आप कहेंगे एपिडार्मिस में शुक्राणु नहीं होते हैं।
उसके बाद संयोजी ऊतकों का विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? संयोजी ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो आप कहेंगे बी यानी भ्रूणी मेजोडर्म द्वारा होता है। किसके द्वारा? भ्रूणी मेजोडर्म द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शुक्राणुओं के परिवहन के पथ को सही रूप बताता है? शुक्राणुओं के परिवहन पथ को सही रूप बताता है। तो आप कहेंगे वृषण जालिका, अपवाही नलिकाएं, एपिडाइडमिस और शुक्रवाहिनियां। कह रहा है वृषण जालिका, अपवाही नलिकाएं, एपिडाइडमिस और शुक्रवाहक नलिकाएं, शुक्रवाहक। ठीक है। क्षमतायन यानी कैपेसिटेशन कहाँ होता है? क्षमतायन यानी कैपेसिटेशन कहाँ होता है? तो आप कहेंगे मादा जनन क्षेत्र में। कहाँ पे होता है? मादा जनन क्षेत्र में होता है। मानव शरीर की कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथ अस्थायी मानव शरीर की कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथ अस्थायी है? कह रहा मानव शरीर की कौन सी अंतःस्थायी ग्रंथ अस्थायी है? तो आप कहेंगे पीतक पिंड। कौन सी? पीतक पिंड। कौन सी? पीतक पिंड। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। जनन के लिए आवश्यक हाइपोथैलेमिक हार्मोन किस पर कार्य करता है? जनन के लिए आवश्यक हाइपोथैलेमिक हार्मोन किस पर कार्य करता है? आपको बताना है 31 का आंसर क्या होगा, किस पर कार्य करता है। तो आप बताएंगे किस पर काम करता है। तो आप कहेंगे अग्र पीयूष ग्रंथि पर और एलएच तथा एफएसएच के श्रावण को उद्दीपित करता है। इस प्रकार से आपका तीसरे चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हम लोग चलते हैं चौथे चैप्टर में, जिसका नाम है क्या? जल्दी बता दीजिए, नाम बता दीजिए जल्दी से। बहुत कम क्वेश्चन है, बस 12 से 13 क्वेश्चन है, आप जरूर करके जाइएगा। ठीक है, तो आप चलते हैं यहाँ पे। उसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन ओरल बता देता हूँ। एमनियोसेंटोसिस के बारे में क्या सही है? एमनियोसेंटोसिस के बारे में क्या सही है? तो दिया गया है एलेंटोइक द्रव्य निकलता है, गुणसूत्रों की विषमता का अध्ययन होता है, गर्भवती के जीव रासायनिक जांच होती है, ये सभी। तो आप कहेंगे इसमें एमनियोसेंटोसिस में तीनों काम होते हैं। पहला एलेंट्रोइक द्रव निकलता है, ठीक है, गुणसूत्रों की विषमता का अध्ययन भी होता है, ठीक है, गर्भवती की जैव रासायनिक जांच भी होती है। ये सभी काम होते हैं किससे? एमनियोसेंटोसिस के बारे में। यह सही जानकारी है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ रहे होंगे, इसका आंसर आपको करना है। उसके पहले मैं बता दूं कि अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। साथ में मैं बता दूं कि डबल डोज की सीरीज़ में आज मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया है, जो वीडियो आपके किसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से संबंधित है, तो आप उसे जरूर करिएगा। साथ में आपके डबल डोज की एक सीरीज और है इंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन, उसको जरूर कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आपका मिलेगा। साथ में आपके और भी डबल डोज की कई सीरीज कराई गई, 15 सीरीज हैं, और अगर आप उसे देख लेते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। उसी तरह से आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आपके हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए हैं टीचटी के बिहाफ पे। अगर आप उसे देखेंगे तो वहाँ से आपके 32 क्वेश्चन मिले हैं पिछले पेपर में, तो हम उम्मीद करेंगे कि आगे वाले क्वेश्चन में भी आपको मिलेंगे। ठीक है, 32 से 42 क्वेश्चन के बीच में है, कुछ के ऑप्शन नहीं है, तो 32 तो लाइन टू लाइन मिल गए थे, लेकिन कुछ के ऑप्शन चेंज करके दिए गए हैं, तो इसके हिसाब से आपके कितने क्वेश्चन हो जाते हैं जल्दी बता दीजिए। 42 क्वेश्चन लगभग मिले। चलिए अब बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। जनसंख्या विस्फोट का कारण है, जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है आप बताएंगे? जनसंख्या विस्फोट का कारण है तो आप बता देंगे अच्छा स्वास्थ्य। क्या है? अधिक व्यवसाय नहीं है, ठीक है, युद्ध की कमी नहीं, अधिक उपज नहीं है, क्या है? अच्छा स्वास्थ्य। ठीक है, मॉर्टेलिटी रेट डाउन होगी, बर्थ रेट बढ़ेगी, तो आपकी जनसंख्या अपने आप बढ़ती चली जाएगी। जनसंख्या पे योगी सरकार ने कानून लगा दिया है, उत्तर प्रदेश में आपको 2 बच्चे ही पैदा करने हैं। ठीक है, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं तो एक ही पैदा करिए, चाहे बेटा हो या बेटी। ठीक, गोली का घटक है, गोली का घटक यानी पिल्स जो आती हैं, ठीक है, ये पिल्स किस में आती हैं आप जानते हैं? एक पिल्स आती है लखनऊ से, सहेली नाम से निकलती है, लखनऊ का उत्तर प्रदेश का एक ब्रांड है, लखनऊ से निकलती पिल्स। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि गर्भ को रोकती हैं, यानी गर्भ होने से बचाती है। तो ये है प्रोजेस्टान। इसका घटक क्या होता है? इसमें प्रोजेस्टान हार्मोन होता है। क्या होता है? प्रोजेस्टान हार्मोन होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। एमटीपी का फुल फॉर्म आपको बताना है। एमटीपी का फुल फॉर्म आप बताइए क्या होगा, तो जल्दी से बता दीजिए। मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी, या आप बताएंगे क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। जन्म नियंत्रण के लिए कौन सी विधि सही है? कहला जन्म नियंत्रण के लिए कौन सी विधि सही है? तो आप बताएंगे जन्म नियंत्रण के लिए कौन सी विधि सही है, तो आप कहेंगे कौन सी सही है, तो आप कहेंगे IUD, इंट्रा यूटराइन डिवाइस। IUD आपका सबसे सही विकल्प यहाँ पे IUD, इंट्रा यूटराइन डिवाइस। IVF है, IVF क्या है, तो आप बताएंगे IVF इंट्रा विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। जनन
रोकने का उपाय, प्रजनन विधि, सहायक जनन प्रौद्योगिकी, निम्न में से कोई नहीं। तो आप बताएंगे इसमें से आंसर कौन सा आपका सही होगा। तो आप कहेंगे सहायक जनन प्रौद्योगिकी। IVF क्या? सहायक जनन प्रौद्योगिकी। लैंगिक संचरित रोग है, लैंगिक संचरित रोग है जो जो लैंगिक रोग फैलते हैं यानी लिंग के माध्यम से फैलते हैं। तो यहाँ पे आप दिए गए हैं जननांग मत्स्य, टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया और यहाँ पे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो आप आंसर बताएंगे, आपका आंसर क्या सही होगा। मुझे लगता है कि सबने समझ लिया, जननांग मत्स्य। ठीक। पुरुष नसबंदी से संबंधित है, पुरुष नसबंदी से संबंधित है, कौन संबंधित है। तो आप कहेंगे गोलियां, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी पुरुष नसबंदी से संबंधित है, मेल से, और ये फीमेल से संबंधित है। किससे? ये फीमेल से, और यह मेल से संबंधित है। किससे? मेल से संबंधित है, और यह फीमेल से संबंधित है। तो वैसेक्टोमी पुरुष नसबंदी से संबंधित है। किससे संबंधित है? पुरुष नसबंदी से संबंधित होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, शुक्रवाहक उच्छेदन यानी वैसेक्टोमी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। कह रहा शुक्रवाहक उच्छेदन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो आप बताएंगे कौन सा गलत है। जल्दी से 9 का आंसर बता दीजिए। तो 9 का आंसर आपका हो जाएगा कौन सा गलत है, जल्दी बताइए। 4 ऑप्शन है। शुक्रवाहन को काटकर बांध दिया जाता है, उसके बाद उत्क्रमणी बंधता होती है, ठीक है, वीर में शुक्राणु नहीं होते, इपिडाइडमिस में शुक्राणु नहीं होते। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है 9 का? डी ऑप्शन हो जाता है, इपिडाइडमिस में शुक्राणु नहीं होते हैं। अंतःपात्री निषेचन यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा निर्मित 16 से अधिक कोरक खंडों वाले भ्रूण को स्थानांतरित कर दिया जाता है। क्या रहा? 16 से अधिक भ्रूण को, 16 से अधिक कोशिकाओं के भ्रूण को कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो आप कहेंगे इसका आंसर क्या होगा? गर्भाशय में। कहाँ पे कर दिया जाता है? गर्भाशय में। कहाँ पे? गर्भाशय में कर दिया जाता है। कहाँ पे? गर्भाशय में कर दिया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन है, स्तंभ में दिए गए यौन संचारित रोगों में उनके रोग कारकों स्तंभ द्वितीय से सुमेलित करिए और विकल्प को, अरे नहीं, हाँ, आंसर को बताइए। तो यहाँ पे 4 रोग दिए गए हैं, सुजाक है, सिफिलिस है, जनन मत्स्य है, एड्स है, ठीक है, इनको बताना है। तो आप कहेंगे एड्स किससे? HIV से होता है। तो ये तो आपका क्लियर हो गया, एड्स किससे होता है? HIV से। तो और 3 आपको मिलाने हैं, तो 3 आप मिलाएंगे तो कौन सा आंसर सही होगा आपका। तो सबसे पहले देखिए सुजाक किससे है। तो सुजाक आपका नाइजीरिया गोनोराई से है। सिफिलिस आपका उसके बाद सिफिलिस किससे? ट्रिप्नोसोमा पैलिडस से होता है, ठीक है। जनन मत्स्य किससे होते हैं? ह्यूमन पेपिलियो वायरस से होते हैं। और इससे क्या कहते हैं? एड्स HIV से होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 क्या होता है आपका? सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाता है आपका? सही हो जाता है। इसके बाद आप चलेंगे कापर मोचित यानी कापर, या आपने सुना होगा कॉपर टी के बारे में, आपने नाम सुना होगा। कापर मोचित यानी कापर रिलीजिंग IUD, कापर रिलीजिंग IUD में कापर आयनों का क्या कार्य होता है? में कापर आयनों का क्या कार्य होता है? तो आप बताएंगे कापर आयनों का क्या काम होता है। ये शुक्राणुओं की गतिशीलता यौन निषेचन क्षमता कम करते हैं। ये शुक्राणुओं की गतिशीलता यौन निषेचन क्षमता को क्या करते हैं? कम करते हैं। क्या करते हैं? कम करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। एक दंपत्ति जिसके पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम है। कह रहा एक दंपत्ति जिसके पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम है, उनके लिए निषेचन की कौन सी तकनीकी उचित रहेगी? उनके लिए निषेचन की कौन सी तकनीकी उचित रहेगी? तो आप बताएंगे उनके लिए निषेचन की कौन तकनीकी उत्तम रहेगी। तो आप कहेंगे कृत्रिम वीर्य सेचन। कौन सी? कृत्रिम वीर्य सेचन उनके लिए उत्तम रहेगी। इस प्रकार से आपके एक PDF के काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। थोड़ी सी बातचीत करनी है, आप चैनल पे बने रहें। 1 मिनट के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कुछ काम की बातें। ये देखिए आपका आज एक PDF तैयार होगा। मैंने आपको ये यूनिट फर्स्ट है और यूनिट फर्स्ट मैंने आपको प्रोवाइड कराया, यूनिट फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट के बाद अब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा यूनिट सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। उसी प्रकार से क्लास 11th का भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पूरे वीडियो को देखा करिए, अपने भी दोस्तों को शेयर किया करिए और चैनल को लाइक बिना किए मत छोड़ा करिए। और अगर हो सके तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए। चैनल को जितना सपोर्ट करेंगे चैनल आपके लिए काम करेगा। साथ में ही मैं आपको बता दूं यहाँ पे कुछ काम की चीज़ें, जैसे चैनल के द्वारा आपके लिए जो है UPSSC पेट की क्लासेस चलाई जा रही हैं। UPSSC पेट की क्लासेस चलाई जा रही है, जिसमें हम आपके लिए 2 अलग अलग क्लास लेके आते हैं। एक सुपर ऑब्जेक्टिव की क्लास होती है, ठीक है। एक क्लास आपकी होती है किसकी? तो जल्दी से बता दें। एक क्लास आपकी सुपर ऑब्जेक्टिव होती है, दूसरी आपकी जो क्लास होती है वो किसकी होती है? जल्दी बताइए।
ए ऑल इन वन करके एक सीरीज आई है, जिसमें हम जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी के गठन से लेकर के, जब से यूपी ट्रिपल एस सी का गठन हुआ तब से लेकर के आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों की व्याख्या के साथ उन प्रश्नों को लेकर के आते हैं, उन प्रश्नों को कराते हैं। ना सिर्फ आपके जीएस का पोर्शन बल्कि हिंदी का, रीजनिंग का, मैथ का सभी पोर्शन आपके कराए जाएंगे, करंट अफेयर्स का। और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले एग्जाम में आपको कम से कम वहाँ से 80% नंबर मिल जाए। इसी उम्मीद के साथ हम सारे क्वेश्चन को वहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी में करा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो इसको भी देखा करिए, उसको भी देखा करिए। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट का फॉर्म डालें तो 21 तारीख से या 22 तारीख से आपका लेखपाल का बैच स्टार्ट होने वाला है। 22 तारीख से लेखपाल का बैच स्टार्ट होगा, जो आपके लिए पूरी तरह से फ्री होगा। 24 तारीख से टीजीटी पीजीटी का टारगेट बैच शुरू होगा। 1 घंटे की क्लास होगी, 1 घंटे क्या 45 मिनट की क्लास होगी, और वह 45 मिनट की क्लास अभी चलेगी, बाद में उसकी स्पीड को आगे बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हिंदी की क्लास आपकी शुरू की जाएगी 5 सितंबर से, टीचर्स डे के दिन से शुरू की जाएगी हिंदी की क्लास, खास करके जीआईसी मेंस की दृष्टि से। इन सभी क्लासेस को एक एक करके सीक्वेंस वाइज आपके सामने लाया जाएगा, और हम उम्मीद करेंगे कि आपके आने वाले दिनों में ये सब बहुत लाभप्रद होंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।